नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस तैयारी चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग करंट अफेयर्स 13 अगस्त एंड 14 अगस्त की एक साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज़ को। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर ये न्यूज़ है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई थी और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक्चुअल में 5+3+3+4 इस तरीके से एजुकेशन को 4 भागों में डिवाइड किया गया था। जो पीएम ऊषा USHA पीएम ऊषा बेसिकली इसके माध्यम से NEP को राज्यों में जोड़ा जा रहा है और NEP को एक तरह से लागू किया जा रहा है। ऊषा ये जो स्कीम है ये बेसिकली सभी स्टेट्स में इसको अप्लाई होना है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार में इसका वहन का हिस्सा 60:40 दे रखा है कि 60% जो है उसमें सरकार जो है केंद्र सरकार हिस्सा रहेगी, यूनियन गवर्नमेंट जो है ना, और 40% जो है वो राज्य सरकार के अधीन आएगा। और अभी तक जो है टोटल 22 राज्यों में इसको इम्प्लीमेंट किया जा चुका है इस पीएम ऊषा योजना को। और अभी भी 22 राज्यों में केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है प्लस केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। 14 राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश अभी भी बकाया हैं जहां पर यह पीएम ऊषा योजना लागू किया जाना है जहां पर। और ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को किस तरीके से लागू किया जाएगा उसके बारे में है। तो इसके लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय जो है उसने एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं सभी राज्य सरकारों के साथ। तो जिन राज्यों ने अभी तक इसमें भाग नहीं लिया है वो है नंबर 1 केरल, दूसरा तमिलनाडु, और तीसरा पश्चिम बंगाल। और इन राज्यों में अभी तक शामिल नहीं किया गया है और साथ में अन्य राज्य भी हैं। तो टोटल इनको मिला करके प्लस 11 केंद्र शासित प्रदेश प्लस राज्य और बकाया है जहां पर इस पीएम ऊषा योजना को लागू करना है। बेसिकली ये है क्या मेनली, तो NEP सुधारों को लेकर के कि जो भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो भी सुधार है उनको डेवलप करना है, उनको पूरी तरह से लागू करना है राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में। तो ये विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार के लिए भी है। इसमें उच्च शिक्षा की गुणवत्ता भी है। अभी उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर के इसमें पाठ्यक्रम सिलेबस यानी, दूसरा डिजिटल बुनियादी ढांचा, किस तरीके से एजुकेशन को पूरी तरह से डिजिटलाइज किया जा सके। तो डिजिटल बुनियादी शिक्षा, और बुनियादी का नाम आ गया है तो बेसिक शिक्षा पे जोर है। 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं उनको डिजिटल बुनियादी शिक्षा प्रदान कर कैसे की जाए, उनकी बेसिक एजुकेशन उनको कैसे प्रदान की जाए। उसके साथ साथ रोजगार क्षमता में वृद्धि हो, ऐसी स्किल को डेवलप करने वाली शिक्षा को हमें आगे ले जाना होगा। रोजगार क्षमता की वृद्धि, ऐसा एजुकेशन हमें प्रोवाइड करना है बच्चों को जिससे कि वो रोजगार भी पा सकें। उसके साथ साथ समानता, सभी वर्ग के
बच्चों के लिए समानता को भी इसमें लिया गया है। टोटल जो है इस योजना में 2023-24 में आवंटन किया गया है 23-24 और 23-24 से लेकर से 25-26 2025-26 तक 12,926 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है इस योजना में। जैसे कुछ राज्य हैं जैसे जिनको विशेष दर्जा दिया गया है, राज्यों में पहली चीज जो देखी जा रही है वो ये देखी जा रही है कि जिनका कम सकल नामांकन अनुपात है, बच्चों की नामांकन नहीं हो रहे हैं, नामांकन अनुपात शिक्षा में बच्चे जो हैं शिक्षा में नामांकन नहीं करा रहे, विद्यालयों में एडमिशन नहीं करा रहे हैं, उसको लेकर के है राज्यों को देखना है। उसके बाद लिंग समानता को देखना है। लिंग समानता मतलब वो लड़का और लड़की के बीच में कोई विभेद नहीं करना है और बराबर उनको शिक्षा प्रदान करनी है, लिंग समानता। उसके साथ साथ जो तीसरा पॉइंट है वो SC/ST के लिए भी विशेष प्रावधान किया गया है कि कोई अगर राज्य जो है SC/ST की संख्या वहाँ पे ज़्यादा है, जनसंख्या, तो SC/ST वर्ग की जनसंख्या ज़्यादा है तो वहाँ पर उसको विशेष दर्जा दिया गया है। तो यहाँ पर विशेष दर्जा, और बेसिकली ये भी पॉपुलेशन के रेशियो पर है, जनसंख्या अनुपात उसके बाद तो ये तीनों पॉइंट्स जो हैं ये देखे जाने हैं राज्यों में, और जिसको लेकर के इनके बीच में जो राज्यों में जो कुछ जिले हैं, जो पिछड़े जिले हैं, उन पिछड़े जिलों को विशेष फोकस जिले बोले जाएंगे वो, और वो फोकस जिले जो हैं उनकी पहचान करके, विभिन्न संकेतकों का पहचान करके उनको विशेष लाभ प्रदान किया जाएगा। अब सेकंड न्यूज पर आते हैं। सेकंड न्यूज भारत और चीन के 19वें पूर्व कमांडर वार्ता पर है। भारत और चीन के बीच कोर कमांडर वार्ता। भारत और चीन के बीच कोर कमांडर वार्ता क्या है बेसिकली, तो 2020 में देपसांग और डेमचौक देपसांग और डेमचौक में सैनिकों की वापसी को लेकर ये मुद्दा उठाया गया है, सैनिकों की वापसी। इसके साथ साथ पहले दौर की वार्ता जो इसमें हुई है चीन के साथ में भारत की, तो इस वार्ता में जो है 14 इस वार्ता में 14 कोर कमांडर जनरल रश्मि बाली के द्वारा इसका नेतृत्व करेंगी ये, और ये लेह में ये वार्ता होगी। इसके बाद कोर कमांडर वार्ता 18वीं दौर की
स्टार्ट की गई थी 23 अप्रैल को, 23 अप्रैल। और इसमें चीनी पक्ष में जो शामिल थे सुशुल मोल्डो, इनको शामिल किया गया था। भारत और चीन के बीच में ये वार्ता चली। 2020 में जैसा बताया हमने कि कोर कमांडर स्तर की वार्ता के लिए तो 5 बिंदुओं पर 2020 में 5 बिंदुओं पर ये चर्चा हुई थी कि जो 5 कुछ जगह हैं जहाँ जहाँ पर ये पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट से चीनी सेना और भारत सेना को अलग अलग कर देना है। दोनों पक्षों ने अब तक जो है 5 बिंदुओं पर सैनिकों को पीछे हटाया है। तो इसमें सैनिकों को पीछे हटाना, सैनिकों को पीछे हटाना, और ये कहाँ कहाँ पर पीछे है तो पीछे हटाया है। पहला है गलवान, गलवान से। दूसरा पैगोंग त्सो से, पैगोंग त्सो। तीसरा पैगोंग त्सो के उत्तर और दक्षिणी छोर से, और पेट्रोलिंग पॉइंट, पेट्रोलिंग पॉइंट 17 और पेट्रोलिंग पॉइंट 15, ये 4 जगहों से सेनाओं को पीछे हटाने पर वार्ता हुई थी 2020 में। देपसांग और दमचोक को लेकर के भी वार्ता हुई थी 2020 में, लेकिन चीन ने इसे अस्वीकार कर दिया था। उसके बाद अभी दोबारा में 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में G20 की समिट होने जा रही है। वहाँ पर शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री जी की मुलाकात होनी है नई दिल्ली में, G20 की बैठक। बाईस से 24 अगस्त के बीच में, इससे पहले ये जो बैठक होने वाली है 9 और 10 सितंबर को G20 की, उससे पहले 23 और 24 अगस्त को जोहान्सबर्ग में, यानी साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन होना है। और ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन में शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी जी की मुलाकात होगी। तो द्विपक्षीय बैठक की इसमें पुष्टि अभी नहीं हुई है 23-24 अगस्त में, परंतु 9-10 सितंबर में जो G20 की वार्ता होनी है, बैठक होनी है, माफ़ कीजिएगा, बैठक होनी है, उसमें भारत और चीन के बीच में समझौता को लेकर के बात होगी। तो दोनों नेताओं ने अभी तक जो है दोनों नेताओं ने 2019 में बैठक की थी इससे पहले, और 19 के बाद में अभी तक कोई वार्ता नहीं हुई है। अभी तक कोई वार्ता नहीं। ठीक है। हालांकि पिछले महीने चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ में अजीत डोभाल, हम जानते हैं कि NSA चीफ हैं, वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं NSA, अजीत डोभाल साहब, उनकी वार्ता हुई थी। और जकार्ता में हाल ही के दिनों में पिछले महीने जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं उनकी भी वार्ता, परंतु प्रधानमंत्री और शी जिनपिंग के बीच में अभी तक कोई भी वार्ता 2019 के बाद नहीं हुई है। इसके बाद आते हैं थर्ड न्यूज़ पर।
थर्ड न्यूज़ एक्चुअली राजस्थान सरकार को लेकर के है। तो राजस्थान सरकार इस समय कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर, और राजस्थान सरकार ने एक इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना लॉन्च की है। अब राजस्थान सरकार ने, अशोक गहलोत की सरकार है वहाँ पर, तो ये फ्री मोबाइल दिया जाएगा यहाँ पर। तो ये जो स्मार्टफोन होगा ये फ्री प्रोवाइड किया जाएगा स्टूडेंट्स को, और उन परिवारों को बेसिकली किया जाएगा जो चिरंजीवी परिवार है। चिरंजीवी परिवार बेसिकली राजस्थान में एक स्वास्थ्य बीमा योजना है। तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, और इस बीमा योजना के तहत जो लाभार्थी आते हैं उनको, प्रत्येक परिवार को 25 लाख रुपए का कैशलेस इलाज सरकार वहन करती है। तो ये 25 लाख रुपए सरकार द्वारा प्रदान किए जाते हैं प्रत्येक परिवार को जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत आते हैं। और इसी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के जो लाभार्थी हैं उनको इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत मोबाइल फोन, एक फ्री स्मार्टफोन फ्री दिया जाएगा। और इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लेकर के भी पंजीकरण किया जाएगा 2011 से जो लाभार्थी हैं। अब इसके अलावा चिरंजीवी परिवार में जैसे विधवा महिला आती हैं, तो विधवा महिलाएं, दूसरा संस्कृत कॉलेजों में आईटीआई भी मान लीजिए, आईटीआई संस्थान है वहाँ पर वो, तीसरा संस्कृत कॉलेज है कोई, संस्कृत कॉलेज, इनके स्टूडेंट्स को ये प्रोवाइड किया जाएगा, आईटीआई के स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जाएगा ये मोबाइल। और साथ में पॉलिटेक्निक, करने वाले छात्र हैं, पॉलिटेक्निक करने वाले छात्र, उसके बाद छात्राएं, उसके बाद जो है पांचवा जो मेजर है वो है मनरेगा, महात्मा गांधी NREGA। मनरेगा कार्यक्रम पता है सभी को कि 100 दिन का रोजगार देना होता है कार्य दिवस में। उनमें से इन महिलाओं को या इन संस्थानों को, इनके लाभार्थियों को ये मोबाइल प्रदान किया जाएगा, लाभार्थी। ठीक, ये चिरंजीवी परिवार से अलग है महिला, ये अलग लोग हैं। तो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत आते हैं जो परिवार, जो 25 लाख रुपए का कैशलेस इलाज जिनको मिलता है वो भी लाभार्थी होंगे। और साथ साथ ये विधवा महिलाएं, आईटीआई के संस्थान के स्टूडेंट्स, संस्कृत कॉलेज के स्टूडेंट्स, पॉलिटेक्निक कॉलेज के स्टूडेंट्स, या मनरेगा के कार्यकर्ता जो भी है, मनरेगा का कार्ड जिनको बना हुआ है, वो सभी लाभान्वित होंगे इस योजना से। तो इससे ये जो स्मार्टफोन दिया जाएगा ये फ्री स्मार्टफोन होगा राजस्थान सरकार की तरफ से। नेक्स्ट
न्यूज़ पर आते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैंने अभी तक नहीं बताई है कि एप्लीकेबल कौन कौन होगा। तो इसमें कौन कौन एप्लीकेबल होगा इसको बता देते हैं। तो पहला ये है कि राजस्थान का नागरिक हो, राजस्थान का नागरिक। दूसरा, आधार कार्ड होना चाहिए उसके पास, आधार कार्ड होना चाहिए। और चिरंजीवी परिवार से जुड़ा हो, प्लस चिरंजीवी परिवार से जुड़ा हो। तीसरा जो है वो है 2.5 लाख रुपए से अधिक आय जो है परिवार की आय, परिवार की वो 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये लाभार्थियों के लिए ये बोला गया है कि वही केवल आवेदन कर सकते हैं जिनको ये जो पॉइंट्स फॉलो होते हैं। अब फोर्थ न्यूज़ पर आते हैं अपने। फोर्थ न्यूज़ है, देखिए महंगाई इस समय बहुत बढ़ गई है और महंगाई को काबू पाने के लिए, महंगाई पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार ने 50 लाख और 25 लाख मैट्रिक टन गेहूं और चावल, 50 लाख एमटी लिख देते हैं मैट्रिक टन, और 25 लाख मैट्रिक टन। तो 50 लाख मैट्रिक टन गेहूं और 25 लाख मैट्रिक टन चावल, इनको जो है नीलामी करने का निर्णय किया है महंगाई को काबू पाने के लिए, ताकि सब लोगों को जो अनाज हैं वो मिल सकें। तो इन्होंने जो है ओपन मार्केट सेल स्कीम, ओपन मार्केट सेल स्कीम लॉन्च की है। ओपन मार्केट सेल स्कीम डोमेस्टिक, डी लिख सकते हैं इसको, खुली बाजार बिक्री योजना घरेलू। उसके हिसाब से चावल में 200 रुपये प्रति कुंटल, प्रति ठीक, और इसमें कमी आएगी, 200 रुपये प्रति कुंटल में कमी आएगी। और उसके साथ साथ जो है इसमें जो लागत है वो जो दिया जाएगा वो 2900 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से ये प्रदान की जाएगी। अब इसमें एफसीआई का रोल भी है, जो एफसीआई है उसका रोल भी इसमें आता है। तो इसमें बेसिकली केंद्र सरकार 50 किलो गेहूं, 50 केजी गेहूं और 25 केजी चावल ये खुले बाजार में बेचेगी। खुले बाजार में बेचेगी, खुले बाजार में बेचने का मतलब वही है कि ओपन मार्केट स्कीम, सेल स्कीम, उसके माध्यम से। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। इसके बाद फिफ्थ मेजर न्यूज़ है कि RICS सुभाष रनवाल, सुभाष रनवाल जो हैं, इनको RICS लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया है। प्राइस 2023। ये बेसिकली रियल एस्टेट का प्राइज है। RICS दक्षिण एशिया में, दक्षिण एशिया में हमारा देश भी आता है, तो उसमें सुभाष रनवाल को ये प्रदान किया गया है। रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड सर्वेयर RICS का फुल फॉर्म है।
रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड सर्वेयर। बेसिकली ये एक उद्योग निकाय है जो तमाम जो पेशेवर लोग हैं देश के उनका प्रतिनिधित्व करता है। ये रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड सर्वेयर, और इसका उद्देश्य व्यावसायिकता को बढ़ाना है और नैतिकता को भी उच्चतम मानक को बनाए रखना है। प्राकृतिक पर्यावरण में भी इसका योगदान है। पहली चीज जो है वो अग्रणी उपलब्धियों को पहचानना। भारतीय उद्योग में जो उपलब्धियां हुई हैं उनको पहचानना और उपलब्धियों की पहचान। दूसरा, किसी उद्योग में अगर किसी ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, किसी कंपनी ने प्रॉफिट या कोई कार्य किया है, या पर्यावरण के क्षेत्र में जो है एनवायरनमेंट के क्षेत्र में कोई कार्य किया है, और साथ साथ में नैतिकता के उच्च मानकों को बनाए रखा है। नैतिकता, मोरल, तो इसमें तो आ जाता है कि कोड ऑफ कंडक्ट। तो कोड ऑफ कंडक्ट किसी कंपनी का या तो है उसको फॉलो करना, किसमें बेहतर उसके एम्प्लॉयज़ जो हैं फॉलो करते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। दूसरा जो है एनवायरमेंटल फ्रेंडली को लेकर के है। तो एनवायरमेंटल फ्रेंडली कौन सी कंपनी जैसे है, कोई उद्योग है तो वो एनवायरमेंट को लेकर के कितना सजग है। और जो तीसरी जो बात है कि उद्योग में क्या क्या उपलब्धि करी गई है, बैलेंस शीट में, मतलब उद्योग में लाभ या उद्योग में कर्मचारियों की नियुक्ति, रोजगार के अवसर प्रदान करना, और साथ साथ में उद्योग के उस उद्योग क्षेत्र में जो लगी हुई कंपनियां हैं, जो कंपनियां काम करती हैं किसी पर्टिकुलर उद्योग में, तो उसमें जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी स्वास्थ्य सुविधा, उनके बच्चों की शिक्षा, और उसके साथ साथ जो अन्य मूल आवश्यकताएं हैं उनको किस तरह से कंपनीज जो हैं वो प्रोवाइड करती हैं। तो सुभाष रनवाल को इसके लिए RICS का रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड सर्वेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। बेसिकली सुभाष रनवाल जो है ये रूनवाल कंपनी है और रियल एस्टेट की कंपनी है, उसके ये चेयरमैन हैं। रूनवाल, और ये कंपनी है रियल एस्टेट, जिसके चेयरमैन हैं सुभाष रनवाल। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। 6th न्यूज़, LOC पर पहला डाकघर बनाया गया है भारत में, लाइन ऑफ कंट्रोल में। और ये जो है बेसिकली कैरन सेक्टर में, कैरन सेक्टर जम्मू कश्मीर में, J&K में, कैरन सेक्टर में LOC है जो नियंत्रण रेखा है ना, लाइन ऑफ कंट्रोल। वहाँ पर किशनगंगा नदी के पास, किशनगंगा नदी ये झेलम नदी की सहायक नदी है, याद रखिएगा। किशनगंगा प्रोजेक्ट भी इससे पहले जो है चर्चा में रहता है भारत पाकिस्तान को लेकर के। जैसे सिंधु जल समझौता है जो 1960 में हुआ था, उसी के मद्देनजर किशनगंगा नदी है, वहाँ पर भी किशनगंगा नदी पर जो डैम बनाया गया है, तो वो भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक कन्फ्लिक्ट का रीज़न रहता है।
और किशनगंगा जो नदी है ये झेलम की सहायक नदी है, याद रखिएगा। तो किशनगंगा नदी के तट पर इस किनारे जो है एक पोस्ट ऑफिस, पहला डाकघर जो है वो खोला गया है भारत में, ये खोला गया है। और इस डाकघर का पिन कोड 193224 है। और इसको एक्चुअल में सबसे लास्ट डाकघर बोला जाता था, लेकिन अभी जो है इसको केंद्र सरकार ने इसको लास्ट की जगह फर्स्ट डाकघर नाम दे दिया है कि आखिरी डाकघर के रूप में ही जाना जाता था, और बाद में इसमें इसको अब पहला डाकघर का नाम दे दिया गया है। ये पीओके में है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, पीओके एरिया है, पाक ऑक्युपाइड एरिया। पाक ऑक्युपाइड एरिया में ये बना है भारत का पहला डाकघर, और इसमें जो है साइन बोर्ड लगा दिया गया है कि पहला डाकघर है। किशनगंगा नदी इस डाकघर के एक तरफ है, दूसरी नदी जो है नीलम नदी, नीलम नदी दूसरी तरफ ये नीलम नदी है, और एक तरफ ये किशनगंगा नदी है। ये दोनों नदियों के बीच में एक जलधारा गुजरती है, वो नदी के भारतीय तट पर ये डाकघर स्थित है। तो इसका पिन कोड पूछा जा सकता है, या ये पूछा जा सकता है कि ये कौन सी नदियों के किनारे बसा है, या ये पूछा जा सकता है किस सेक्टर में है, तो कैरन सेक्टर में। तो ये 6th न्यूज़ है हमारी। और उसके बाद 7th न्यूज़ पर आते हैं। विंध्यगिरी, विंध्यगिरी भारत देश हमारा तरक्की पर है इस समय, बहुत अच्छी स्थिति हमारे देश की पूरे विश्व में है। इंडिजीनियस जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है, या किसी भी क्षेत्र में जो इंडिजीनियस है, जो भारतीय तकनीकी से प्रेरित व्यक्ति हैं, भारतीय जो भी अभी डेवलपमेंट हो रहा है उसमें ये पूरी तरह से टेक्नोलॉजी जो है भारतीय टेक्नोलॉजी को यूज किया जा रहा है। अब चाहे वो बैंकिंग क्षेत्र में हो, कोई ऐप का डेवलपमेंट हो, या फिर किसी अन्य क्षेत्र में हो, और या फिर रक्षा के क्षेत्र में हो। तो ये हम लोगों ने देखा है कि इस समय जैसे बहुत से उपकरण भारत निर्यात न करके अपने देश में ही बना पा रहा है, ये हमारे लिए बहुत गौरव का विषय है। तो विंध्यगिरी ये एक तरह से प्रोजेक्ट 17A, प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट। फ्रिगेट मीन्स क्या होता है कि युद्धपोत, मतलब कह सकते हैं कि जो लड़ाकू जहाज होता है उसी तरह से जो शिप होता है, तो शिप जो ये लड़ाकू शिप, उसको फ्रिगेट बोलते हैं। तो विंध्यगिरी उसका नाम दिया गया है। तो ये फर्स्ट इंडिजीनियस भारत में पूरी तरह से निर्मित, भारत में निर्मित फ्रिगेट है, युद्धपोत है। और इसको 17 अगस्त 2023 को लॉन्च किया जाएगा, प्रेसिडेंट द्वारा लॉन्च किया जाएगा, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा, महामहिम। ये जो युद्धपोत है, इसको किस कंपनी ने एक्चुअली डिजाइन किया है या बनाया है, इसका निर्माण किया है, इसको मैन्युफैक्चर किया है, वो कंपनी है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, इस कंपनी ने इसको डिजाइन किया है पूरी तरह से। 17A फ्रिगेट्स इसको नाम दिया है, ये 17वां जहाज है। और ये विंध्यगिरी बोला गया है इसको। विंध्यगिरी बेसिकली ये कर्नाटक में है पर्वत श्रेणी। उसी पर इसका नाम रखा गया है। ये प्रोजेक्ट 17A, तो 17 क्लास ए इसको बोला गया है। 17 क्लास ए का, इसमें शिवालिक क्लास भी इसको बोला जाता है, शिवालिक क्लास।
खास बात यह है कि जो उन्नत हथियार और सेंसर्स और प्लेटफॉर्म का जो सिस्टम इसमें डिजाइन किया गया है वो यूनिक है, बहुत ही एडवांस्ड फीचर्स वाला ये युद्धपोत है। आईएनएस विंध्यगिरी इसको कहा गया है, आईएनएस विंध्यगिरी। तो ये एक तरह से भारत में पूरी तरह से निर्मित है। आत्मनिर्भर भारत को भी ये फॉलो करता है, ये कंपनी भी फॉलो करती है। और ये जो आईएनएस विंध्यगिरी है जिसको फर्स्ट इंडिजीनियस बोला जा रहा है, फर्स्ट इंडिजीनियस फ्रिगेट है या युद्धपोत है। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर, 7th न्यूज। फॉक्सकॉन इंडिया, FOXCONN, फॉक्सकॉन इंडिया, ये कंपनी का नाम है। बेसिकली ये न्यूज में है ये कंपनी, और इसने सोशल मीडिया में पोस्ट किया है इस कंपनी ने, फॉक्सकॉन इंडिया। इसके प्रतिनिधि जो है वी ली, रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया में वी ली। इन्होंने सोशल मीडिया में पोस्ट किया है कि FIT होनटेंग लिमिटेड या फॉक्सकॉन बोलते हैं इसको, FIT होन टैंग लिमिटेड ये बेसिकली में ये जो कंपनी है फॉक्सकॉन, ये पूरी तरह से ये ताइवान की कंपनी है। ताइवान जो देश है ये दक्षिणी चीन सागर के पास ये देश आता है, और ताइपे इसकी राजधानी है। और चाइना का इस पर जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट है चाइना और ताइवान में। तो ताइवान जो स्थित ये कंपनी है फॉक्सकॉन, तो इसने इंडिया में अपना प्लांट सेटअप किया है। और ये कंपनी बेसिकली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी उपकरण हैं उनका आपूर्ति करता है, इंपोर्टर कहा जाता है इसको। और एक खास बात ये है कि ये फॉक्सकॉन इंडिया जो है ये एप्पल कंपनी उसके पार्ट्स को लेकर के वो ये सप्लायर है इसका। फॉक्सकॉन इंडिया एप्पल का सबसे बड़ा आपूर्ति करता है। जो भी कंपोनेंट्स हैं वो इसी कंपनी से, एप्पल के सबसे ज़्यादा कंपोनेंट इसी कंपनी से लिए जाते हैं। क्या हुआ है कि इस कंपनी ने फॉक्सकॉन इंडिया में भी डेवलप करने का ये प्लांट लगाने का ये योजना बनाई है। और ये प्लांट तेलंगाना में बनाएगी। और यहाँ पर ये $400 मिलियन USD, अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगी, है ना। और अभी तक जो है FIT सिंगापुर एक कंपनी है, वो बेसिकली ये कंपनी जो है अभी तक इंडिया में कंपोनेंट्स की सप्लायर रही है, प्राइवेट लिमिटेड। 40 करोड़ USD, अमेरिकी डॉलर जो है उसका पूंजी निवेश ये भी कंपनी करेगी। तो ये फॉक्सकॉन इंडिया और FIT सिंगापुर। 8th न्यूज़ पर आते हैं आज की। तो इसमें इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स 2023। इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स का मतलब यह है कि इंटरनेट यूजर्स जो हैं वो कितने यूजर्स हैं किस कंट्री में, और किस स्पीड से इंटरनेट इनको प्रोवाइड। सबसे बड़ी चीज़ है कि स्पीड। तो इसमें इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स जो है ये स्पीड को लेकर के है, बेसिकली स्पीड ऑफ इंटरनेट, कि कितनी इंटरनेट की स्पीड किसी कंट्री में प्रोवाइड की जा रही है। और इसमें इंडिया का स्थान, भारत का स्थान 6th है। ये अभी
आपको आंकड़े बताएंगे तो ये आप जान जाएंगे इसको अच्छे से। तो फिफ्थ है, याद रखिएगा, सिक्स्थ स्थान है इसका। ठीक है सर। साउथ एशिया की कंट्री है इंडिया। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, नेपाल या बांग्लादेश हुआ या फिर म्यांमार हुआ, भूटान हुआ, तो भूटान और की तो बात क्या करें। बहुत ही बड़ी बात है ये कि भूटान भूटान और नेपाल, ये दो देश ऐसे हैं जिनकी रैंकिंग इंडिया से अच्छी है। यानी कहने का मतलब ये है कि भूटान और इंडिया की जो रैंकिंग है, भूटान और नेपाल की जो रैंकिंग है वो फिफ्थ और सिक्स्थ है, फोर्थ एंड फिफ्थ है, माफ कीजिएगा। तो भूटान और नेपाल की रैंकिंग फोर्थ एंड फिफ्थ है। अब इंडिया की रैंकिंग इसमें सिक्स्थ दे रखी है, 2023 के आंकड़े हैं ये। तो इंटरनेट सोसाइटी द्वारा ये जारी किया जाता है, IRI, इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स। ठीक है, मतलब जो स्पीड प्रोवाइड करती है इंडिया में जो इंटरनेट कंपनीज हैं, चाहे वो रिलायंस का जियो हो या फिर एयरटेल का ब्रॉडबैंड हो या 5G को लेकर के जो भी स्पीड मिलती है, वो स्पीड भूटान और नेपाल से कम मिलती है। कहने का मतलब है 170 देशों का डाटा कलेक्ट किया गया है। 170 देशों का डाटा कलेक्ट करके इसमें भारत के पड़ोसी देश जैसे बांग्लादेश भी ले लीजिए, तो वो भी इनसे अच्छा ही स्थान है। केवल इनसे जो जिससे ये आगे हैं वो केवल पाकिस्तान बचता है पड़ोसी देशों में। पाकिस्तान की रैंकिंग ही केवल ये पीछे है, इंडिया से पीछे है, इंडिया इसमें आगे है। अगर बकायदा भूटान, नेपाल और बांग्लादेश भी जोड़ देते हैं, बांग्लादेश, इनकी रैंकिंग जो है ये इंडिया से आगे है। तो 170 देशों का डाटा ये लिया गया और भारत के पड़ोसी देशों के साथ में ये सूचकांक प्रदर्शित किया गया। 43% का रेजिलियंस को लेकर के ये इंडिया 6th पोजीशन पे है। और इसमें बुनियादी ढांचा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचा, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बोल सकते हैं इसको, ये 31%। प्रदर्शन को 40%। सुरक्षा यानी सिक्योरिटी 66%। और बाजार का निवेश करते हैं, जैसे कंपनीज कोई निवेश करती है इंडिया में, या टोटल जो मार्केट है, मार्केट का हिस्सा 35% ही है। ये इंडिया का डाटा है। तो इसमें सबसे पहला तो है ये बुनियादी ढांचा, प्रदर्शन, कैसा उसका प्रदर्शन है किसी कंपनी का इंडिया में, जो टोटल ओवरऑल इंटरनेट कंपनीज हैं उनका, उनमें सिक्योरिटी फीचर्स कैसे हैं उसका, बाजार मार्केट कितना कैप्चर कर रखा है पूरे वर्ल्ड का, तो उसमें केवल 35% है। तो इनको देख करके ये अंक हासिल किए गए हैं। तो इंडिया की रैंक इसमें 6th है। ये एक इंटरनेट सोसाइटी है, जो पल्स इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स है, ये इसमें पल्स इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स, यहीं पर पल्स और जोड़ देते हैं, पल्स इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स। ये एक इंटरनेट सोसाइटी है जिसने ये आकलन किया है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। 9th न्यूज़ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, याद रखिएगा, कि रेल मंत्रालय ने, रेलवे, अभी मैंने बताया था आपको कि अभी रेलवे एंड रोडवेज इनका बहुत अच्छी तरीके से, तो ज़्यादा ही इनका विस्तार किया जा रहा है और इनका डेवलपमेंट किया जा रहा है, रेलवेज एंड रोडवेज का। तो ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर जो हैं वो नितिन गडकरी हैं, उनके अंडर में रोडवेज आती है, और रेलवे जो है ये अलग एक मिनिस्ट्री है। तो रेलवे मिनिस्ट्री के अंतर्गत सारे रेलवे की जो पूरी प्रणाली है वो आती है। तो रेल मंत्रालय, रेलवे मिनिस्ट्री, तो रेल मंत्रालय ने
देश भर के रेलवे स्टेशन, अभी तक क्या था कि कोई पर्टिकुलर जगह थी, तो देश भर के जो रेलवे स्टेशन हैं, तो रेलवे स्टेशन वहां पर जो है स्वास्थ्य सुविधा, ये बहुत बड़ी बात है ये, तो स्वास्थ्य सुविधा को लेकर के प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, प्रधानमंत्री जन औषधि, अब यहाँ पे केंद्र का निर्माण रेलवे स्टेशन पर भी किया जाएगा। और ये जो जन औषधि केंद्र होंगे ये बेसिकली आयुष मंत्रालय के अधीन ये आते हैं। तो यहाँ पर ये जन औषधि केंद्र जो है ये, इसमें आयुर्वेदिक के साथ साथ जो दवा दी जाएंगी तो रियायती दर पर, मतलब सस्ते रेटों में वो जो है मेडिसिन को उपलब्ध कराया जाएगा। कहाँ पर? रेलवे स्टेशन में। अब वो कौन कौन से रेलवे स्टेशन होंगे, तो शुरुआत में जो है केंद्र सरकार ने भी कहा है कि 50 स्टेशन ऐसे हैं जहां पर 50 स्टेशन हैं, वो यहाँ पर ये सुविधा प्रदान की जाएगी फर्स्ट जोन में, और बाद में इसकी संख्या बढ़ाई जाएगी। तो ये पूरा आउटलेट एक तरह से खोला जाएगा स्टेशन परिसर पर, स्टेशन का जो पूरा परिसर है उसमें, इसमें सस्ती दवा देने का प्रावधान है। मार्च 2024 तक देश भर में जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर, तो ये जो जन औषधि केंद्र है इसकी संख्या बढ़ा करके 10,000 करने का लक्ष्य है। ये संख्या रहेगी 10,000 आउटलेट्स या 10,000 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, ये मार्च 2024 तक स्टेशंस पर, रेलवे स्टेशंस पर खोले जाएंगे देश भर में, टोटल केंद्र। अब इसमें स्टेशंस भी इन्वॉल्व है, और बस इसका पर्पज़ यही है कि जो मेजर मेडिसिन है, दवाएं हैं, वो एक तरह से जैसे मेडिकल स्टोर होता है, तो मेडिकल स्टोर खोलने के लिए जो रिक्वायरमेंट होता है, फार्मेसी की डिग्री होनी चाहिए व्यक्ति के पास, या और भी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, वो होने चाहिए। तो वो सारे नॉर्म्स जो हैं वो इसमें काम करेंगे, और जन औषधि केंद्र की जो गुणवत्ता को लेकर के यात्रियों और स्टेशनों पर आने जाने लोगों को इसमें आसानी होगी। ज़्यादातर ये स्टेशंस वो वाले स्टेशन होंगे, रेलवे स्टेशन, जहाँ पर भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है। तो स्टेशनों की पहचान की जिम्मेदारी रेलवे मंडल, जैसे रेलवे के जो मंडल हैं, जैसे जोन है, रेलवे जोन्स पर है रेलवे मंडल। रेलवे मंडल स्टेशनों की पहचान की जिम्मेदारी है, स्टेशनों की पहचान करेगा, ठीक है ना। और ये ई नीलामी द्वारा इसको पूरा किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं, जो आज की 10th न्यूज़ है, मेजर न्यूज़। तो हेरॉन मार्क 2, हेरॉन मार्क 2, याद रखिएगा, हेरॉन मार्क 2 एक नया ड्रोन है जो इंडिया वार्डन ऑफ द नॉर्थ, इसको बोला जा रहा है, वार्डन ऑफ द नॉर्थ। और ये वार्डन ऑफ द नॉर्थ के रूप में इसको जाना जाएगा। ये ड्रोन जो है, इसमें पहली बात तो लंबी दूरी की मिसाइल, लंबी दूरी की मिसाइल इस ड्रोन में प्रोवाइड करी जाएंगी। और दूसरा जो है वो होंगे हथियार प्रणाली, हथियार प्रणालियों से लैस।
होगा। हेरॉन मार्क टू, ये वही, मैं इसको एग्जाम्पल के रूप में आपको बता देता हूँ कि जो अमेरिका ने जब ओसामा बिन लादेन पर ये एटमाबाद में ये मिसाइल दागी थी, तो ये हेरॉन मार्क टू ही ड्रोन था, ये ड्रोन का नाम है, और जिसके माध्यम से ये मिसाइल दागी गई थी। तो ये ड्रोन जो है अब इंडिया के पास भी इसमें रहेगा। और ये ड्रोन जो है, इसमें 4 नए ड्रोन जो लंबी दूरी, इसमें 4 नए ड्रोन ये बनाए हैं। और ये भी जो है भारतीय वायुसेना अब जो है मेक इन इंडिया, तो मेक इन इंडिया बेसिकली ये जो ड्रोन है इसको इंडिया में ही बनाया गया है, और इसके प्रोजेक्ट चीता इसको नाम दिया गया है, प्रोजेक्ट चीता। और भारतीय सशस्त्र बल जितने भी हैं, तो उनके लिए ये 70 हेरॉन ड्रोन उपग्रह संचालित से उन्नत किया गया है। 70 इतने नंबर ऑफ हेरॉन ड्रोन जो हैं, हेरॉन मार्क 2 ये ड्रोन को उन्नत किया जाएगा। और सेना में अभी जो है 31 प्रीडेटर ड्रोन हैं और 70 को आगे ले जाना है। तो ये जो 31 प्रीडेटर ड्रोन हैं, ये भी हथियारों से लैस हैं, परंतु जो हेरॉन मार्क 2 ड्रोन है, ये लंबी दूरी, सबसे बड़ी चीज़ है कि लंबी दूरी की मिसाइल इससे दागी जा सकती है। और ये सेनाओं को के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस हथियार को भारत जैसे देश में मेक इन इंडिया के माध्यम से इंडिजीनियसली बनाना। एग्ज़ाम में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो यही आएगा कि हेरॉन मार्क 2 ड्रोन जो है ये किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया, क्या है ये हेरॉन मार्क 2। तो एक ड्रोन है जिसके माध्यम से लंबी दूरी की मिसाइलें और हथियार प्रणालियों से मिसाइलें जो है तैनात की जा सकती हैं इसमें, और ये हथियार प्रणालियों से लैस है। और इसमें जो प्रोजेक्ट चीता है इसके अंतर्गत ये शामिल किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। ये न्यूज़ जो है 17 और 18 अगस्त को, आने वाली 17 और 18 अगस्त को गुजरात में गांधीनगर में, एक्चुअली गांधीनगर कैपिटल है गुजरात में, तो गांधीनगर में एक वैश्विक सम्मेलन चिकित्सा पर, मेडिकल पर, तो चिकित्सा पर वैश्विक सम्मेलन, एक तरह से सभी देश, इसमें ज़्यादातर देश भाग लेंगे इस कॉन्फ्रेंस में। तो ये एक तरह से समिट बुलाई गई है, वैश्विक सम्मेलन, और इसमें ये गांधीनगर में आयोजित की जाएगी। पारंपरिक चिकित्सा पर है ये, बेसिकली पारंपरिक चिकित्सा पर। और इसका अभी ये 17-18 अगस्त 2023 में इसका पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन होगा, और ये शिखर सम्मेलन जो है ये गांधीनगर में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में जितने भी पारंपरिक चिकित्सा से संबंधित ज्ञान है उसको नॉलेज प्रदान किया जाएगा। अलग अलग देशों के प्रतिनिधि इसमें भाग लेंगे और नॉलेज बेस्ड है ये। दूसरा जो चीज़ है वो ये है कि इसमें नवीन वैज्ञानिक प्रणाली, जो भी अलग अलग चिकित्सा को लेकर के डेवलप हुई हैं, उनको डिस्कस किया जाएगा। तीसरा जो है एक साक्ष्य आधारित ज्ञान यही है कि इसका जितना भी साइंस है वो साक्ष्य पर ही होता है।
प्रमाण पर ही होता है, तो साक्ष्य आधारित ज्ञान को इसको भी शामिल किया जाएगा। तो इसमें क्या है कि सभी का स्वास्थ्य और कल्याण सुनिश्चित करना है इसका उद्देश्य। और इसमें ये जो गांधीनगर में होने जा रहा है, तो इसमें ये जो एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, वैश्विक सम्मेलन हो रहा है, इसमें WHO के जो डायरेक्टर हैं या महानिदेशक बोल सकते हैं, तो वो टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस, टेड्रोस घेब्रेयेसस, आप लोग सभी जानते हैं घेब्रेयेसस, इनका नाम है। और ये इसके साथ में इंडिया की तरफ से मंत्री हैं मनसुख मंडाविया, इंडिया की तरफ से मनसुख मंडाविया। इसमें भाग लेंगे। और आयुष मंत्री, तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री तो ये हो गए मनसुख मंडाविया, और आयुष मैंने बताया था अभी कि आयुष से रिलेटेड भी इसमें रहेंगे। तो जो आयुष मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, सर्बानंद सोनोवाल, ये भी इसमें भाग लेंगे। आज की लास्ट न्यूज़ पर आते हैं, जो 12th न्यूज़ है। आते हैं 12th न्यूज़ पर। रशिया ने 47 वर्षों के बाद लूना 25, याद रखिएगा लूना 25, इसको चंद्रमा पर भेजा है। और ये रशिया की स्पेस एजेंसी कौन सी है? ये है रोसकोस्मोस, रोसकोस्मोस, ये रोसकोस्मोस से भेजा गया है और रोसकोस्मोस के द्वारा। और ये जो है इससे पहले लूना 24 47 वर्ष पहले ये 1976 में भेजा गया था चंद्रमा पर। और उस समय ये सोवियत संघ USSR कहा जाता था रशिया को। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, जितने भी देश हैं जो रशिया के आसपास के देश हैं, उस समय जो है ये इसी से रशिया की बाउंड्री के अंदर आते थे। और तब लूना 24 ने 170 ग्राम चंद्र नमूने लौटाए थे हैं। अब ये जो मिशन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, लूना 25, इसको 16 अगस्त को, ये लूना 25 जो है 16 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करेगा। चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश। अब ये चंद्रमा कक्षा का प्रवेश का मतलब है उसकी जो ग्रेविटी है उसकी वो जो एस्केप वेलोसिटी जिसको हम बोलते हैं कि उस वेलोसिटी से जाए तो वो कोई भी रॉकेट तो वो क्या करता है कि उस वहाँ की जो उस प्लेनेट की या उस जगह उस सैटेलाइट की जो नेचुरल सैटेलाइट है चंद्रमा, तो इसकी ग्रेविटी को वो पार कर जाता है। तो वही वो है कि चंद्रमा की कक्षा में, चंद्रमा के ऑर्बिट में बेसिकली, तो वो चक्कर लगाने का है, तो वो ऑर्बिट में बेसिकली ये प्रवेश करेगा 16 अगस्त को। अभी देखिए इसमें खास बात क्या है। और 21 और 22 अगस्त को, यानी कल के दिन तो ये कक्षा में प्रवेश कर जाएगा, और 21 और 22 अगस्त को ये सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करेगा है। तो सॉफ्ट लैंडिंग होगी इसकी। अब जरा याद कीजिए कि चंद्रयान 3 ये लूना 25 से पहले भेजा गया है भारत के द्वारा। तो चंद्रयान 3 कब भेजा गया था?
ये चंद्रयान 3 जो है 14 जुलाई को ये भेजा गया था और 5 अगस्त को इसने ऑर्बिट में प्रवेश कर लिया था चंद्रमा के, ठीक है ना, कक्षा में प्रवेश कर लिया था, ठीक है। और अभी देखिए एक खास बात है कि चंद्रयान 3 जो है ये 23 अगस्त को लैंडिंग करेगा, यानी चंद्रमा पर उतरेगा। लूना 25 ये चंद्रयान के बाद भेजा गया, लेकिन चंद्रमा पर के जो कक्षा में तो प्रवेश किया 16 अगस्त को, लेकिन लैंडिंग उसके बाद जो है 21 और 22 अगस्त को, यानी हमारा जो चंद्रयान 3 है वो एक दिन बाद वहां पर उतरेगा चंद्रमा पर, और जो रशिया का जो लूना 25 है वो पहले उतर जाएगा। तो रूसी मिशन चंद्रमा को लेकर के जो रहा है, तो लेकिन इसमें एक चीज है कि अब इनको कंपेयर अगर किया जाए तो इसमें भारी जो है वो चंद्रयान ही भारी है, और लूना 25 जो है ये इसका भार केवल 1750 केजी है, चंद्रयान से जो कि ज्यादा है, ठीक है, तुलना में। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज थी। आज की न्यूज को यहीं पे खत्म करते हैं। तो थैंक यू दोस्तों। जीएस तैयारी के बारे में थोड़ा मैं बता देता हूं आपको इस वीडियो लेक्चर को खत्म करने से पहले। जीएस तैयारी आप ये ऐप जो है इसको जीएस इसको डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, और साथ साथ में जीएस तैयारी एग्जाम पोर्टल, जिसमें कि आपको क्विजेज और करंट अफेयर्स मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल है जीएस तैयारी 9, जीएस तैयारी 9। उसके साथ साथ वेबसाइट पर भी आप विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट जो है gstayari.com। सोशल मीडिया साइट्स हैं उन पर भी अवेलेबल है। तो यूट्यूब चैनल तो आपको मैं बोलता ही हूँ कि इसको सब्सक्राइब कीजिए आप, ताकि जो नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बेल दबा दीजिए, घंटी दबा दीजिए। अभी जीएस तैयारी ऐप में करंट अफेयर्स की जितने भी टेस्ट डाले जा रहे हैं वो जुलाई के अभी डाले गए थे, फिर अभी अगस्त के ये डेली चल रहे हैं, और सब्जेक्ट के भी 20 क्वेश्चन रहते हैं उसमें, और 20 क्वेश्चन में जो है आपको 30 मिनट मिलते हैं, जिसमें आप ये करते हैं, उन क्वेश्चंस को अटेंड कर सकते हैं। तो जीएस तैयारी के माध्यम से आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी करें। और gstayari.com में बेसिकली जो मटेरियल है उसमें 1 लाइनर्स है, मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ साथ जो लेख हैं, आर्टिकल्स हैं, एडिटोरियल्स हैं, ओपिनियंस हैं डिफरेंट पर्सन्स की, जो इंटेलेक्चुअल पर्सन्स हैं उनकी, तो वो आर्टिकल्स भी आप वो द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस या बिजनेस स्टैंडर्ड या किसी अच्छे इंग्लिश पेपर में जो आर्टिकल निकलते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, उसका हिंदी वर्जन जो है आप वहाँ से पा सकते हैं, उस वहाँ पर जाके पढ़ सकते हैं। आपके भविष्य को लेकर के शुभकामनाएं, और इस वीडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। अगले वीडियो लेक्चर में मिलते हैं, जिसमें हम लोग 15 और 16 की करंट अफेयर्स
तो बेसिकली स्वतंत्रता दिवस 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया 15 अगस्त को। और यहाँ पर जो लाल किले पर से जो झंडा फहराया जाता है, प्रधानमंत्री जी ने फहराया, और साथ में आत्मनिर्भर भारत की भी बात की। तो क्या क्या मायने निकले उसको लेकर के जो आर्टिकल्स आएंगे तो वो भी जीएस तैयारी पर अपलोड कर दिए जाएंगे वेबसाइट पर, तो वहाँ से आप लोग ले सकते हैं। और स्टडी मटेरियल करंट अफेयर्स को और अच्छा करने के लिए मैं पर्टिकुलरली आप लोगों को पीडीएफ सेल्फ बनाकर भेजूंगा, जो आपको जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। दोस्तों, ये जो चैनल है इसमें यूपीएससी और यूपीपीसीएस या यूपीपीएससी, ये दो एग्ज़ाम, जो दो एजेंसी हैं जो एग्ज़ाम कराती हैं, उसके अलावा एसएससी या फिर यूपी ट्रिपल एससी से निकली हुई सर्विस, रेलवेज, तो ये सभी एग्ज़ाम्स को फोकस करके जीएस तैयारी बनाया गया, जिसमें जीएस जो है मेन सब्जेक्ट है। तो जीएस की तैयारी कैसे करनी है, तो इस पर भी हम आगे चल के एक वीडियो बनाएंगे, इस पर चर्चा करेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर जीएस फॉर एनी एग्ज़ाम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका धैर्य धारण करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। नमस्कार।